डियर व्यूअर्स, दिस इज़ खालिद रिजवी। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा टॉपिक है पाकिस्तान क्यों टूटा और बांग्लादेश बना। पाकिस्तान यकदम दो लख्त नहीं हुआ है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इस सच्चाई की तलाश में मैंने रिसर्च किया, कंपाइल किया है और कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिसको कि मैं आप सबके सामने लाता हूँ। नंबर एक डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं, जिन्होंने हिस्टोरियन है, पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट किताब लिखी है उन्होंने। डॉक्टर वसीम, उन्होंने लिखी है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जस्टिस मुनीर की किताब है फ्रॉम जिनाह टू ज़िया। शर्मिला बूस, द बुक नेम इज डेड रिकॉर्डिंग मेमोरीज ऑफ द 1971 बांग्लादेश वॉर। नंबर 5 डॉक्टर याकूब बंगश, he is also a historian. These are the reference books which I have हमने इस पूरे रिसर्च के अंदर इसको हमने कंपाइल किया है और इस पे वर्क किया है। तो और ये एक्चुअली मैंने 3 पार्ट में अपनी इस प्रेजेंटेशन को रखा है। नंबर 1, विद ऑल टाइमलाइन, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन टाइमलाइन। मुहर्रिकात की कहानी क्या है, स्टोरी ऑफ द रेजिडमेंट्स। नंबर 2, तज्जिया और हैरानकुन इंकशाफात। नंबर 3, वे फॉरवर्ड एडवाइजेस। अब मैं शुरू करता हूँ, मुहर्रिकात क्या क्या थे, इसके कॉजेज़ क्या थे। तो नंबर 1 तो ये है इसके अंदर कि बिफोर पार्टीशन शेख मुजीब और हुसैन शहीद सोहरावर्दी आज़ादी की तहरीक के, पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में इनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। उस वक्त जिस वक्त के हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, उसके अंदर शेख मुजीब ने मुसलमानों को के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उससे बचाया, ख़ुद गिरफ़्तार भी हुए और फिर उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी को उन्होंने ज्वाइन किया बाद में, जो कि असल मुस्लिम लीग के लीडर थे। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा यानी आज़ादी की मूवमेंट में, पाकिस्तान के आज़ादी की मूवमेंट में ये रूह रमा रहे। और हुसैन शहीद सोहरावर्दी बड़े ज़ीरक सियासतदान थे और उन्होंने वहाँ उस वक्त भी बंगाल में इलेक्शन के अंदर 121 में से 113 सीटें ली और वज़ीर आला बंगाल बन गए वो। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान का केस इसी के बाद मजबूत हुआ है, जो मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ इसकी वजह का, जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो एक बड़े पॉपुलर लीडर थे। और फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्शन जो हुआ 1946 का, जिस पे पाकिस्तान उसके बाद बना है। लेकिन उसमें जो रेजिडमेंट्स इनको हुई है, हुसैन शहीद सोहरावर्दी और शेख मुजीब को, वो इसी बात की रही कि 1940 में 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान पास हुआ था और वो A.K. फजल हक ने किया था, तो उसमें बात स्टेट्स की गई थी, लेकिन बाद में स्टेट बन गया। यानी स्टेट्स से ये था कि वो आज़ाद मशरक़ी पाकिस्तान के लिए वो तहरीक चला रहे थे कि एक कॉन्फेडरेशन की तरह होगा। लेकिन ये उनकी सबसे पहली मायूसी हुई जब स्टेट के बजाय वो स्टेट्स के बजाय स्टेट हो गया। उन्होंने जो आज़ाद मशरक़ी पाकिस्तान की के लिए मेहनत जो भी कुछ किया, उनका जो मोटो था वो यही था। अब उसके बाद में हम आते हैं, ये पहली रेजिडमेंट्स थी जो उनको हुई। लेकिन हुसैन शहीद सोहरावर्दी और ये जो ऊपर के लीडर थे, वो इसको किसी तरह उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और शेख मुजीब उस वक्त सेकंड लेयर पे थे। और नंबर 2 में अब आप आ जाएं, जिसमें 1947 में जो आज़ादी के फ़ौरन बाद जो पहली कैबिनेट बनी है, वो 14 मिनिस्टर नेशनल कैबिनेट जो बनी पहली, उसके अंदर असेंबली के मेंबर जो बने, उसमें से
कैबिनेट के अंदर जो 14 मेंबर्स थे उसमें से सिर्फ एक बंगाली नेशनल जो फजलुर रहमान थे, जो वेल नोन फिगर भी नहीं थे। तो ये सेकंड रेजिडमेंट्स थी कि पहली कैबिनेट में बंगाल की रिप्रेजेंटेशन यानी मशरक़ी पाकिस्तान की या ईस्ट विंग की वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक थी, और वो भी फजलुर रहमान थे। तो ये सेकंड रेजिडमेंट्स थी। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 पे, नो कॉन्स्टिट्यूशन टिल 1954 1954 तक कॉन्स्टिट्यूशन आइन नहीं बना। आखिर क्यों? इसलिए कि जो नौकरशाही या जो लोग आए थे पाकिस्तान बनने के बाद, जो हुक्मरान तबका या अफसरशाही थी, वो यूपी, बिहार और महाजिर थे, जो माइनॉरिटी में वहाँ थे, तो वो यहाँ जो आए तो उनकी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, और उन्होंने ये सोचा कि 56% जो आबादी है मशरक़ी पाकिस्तान की, वो किसी तरह इसको चाहते थे कि माइनॉरिटी में चेंज हो जाए, और उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। इलेक्शन इसलिए नहीं होने दिया कि वो बांग्लादेश जो है उसकी आबादी 56% थी, और इस तरह हुकूमत जो इनके हाथों से या इक़्तिदार इनके हाथों से निकल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब है कि जुल्म और ज़्यादती थी। और इसमें जो थोड़े लोग आए थे उसमें 70 to 80% जो लोग थे वो सनतकार, वो भी महाजिर थे। तो ये तीसरी बात है। उसके अलावा हम चलते हैं आगे कि नंबर 4 पे 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने जो ढाका यूनिवर्सिटी में जो तकरीर किया, और उन्होंने कहा कि उर्दू विल बी द ओनली नेशनल लैंग्वेज, और उसके बाद ही लैंग्वेज राइट्स शुरू हो गए। और उसके अंदर शेख मुजीब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए, और उसके कई लोग भी उसके अंदर मारे गए, और शहीद मीनार बना। तो ये दिस वाज द सीड ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। क्योंकि अब इसमें रेजिडेंट्स जो सबसे बड़ी थी कि 3% सिर्फ लोग उर्दू बोलने वाले थे और 56% बंगाली बोलने वाले। तो ये जो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाना, और फिर बंगाली ज़बान को, जो ख़ुद अपनी जगह पे बहुत रिच ज़बान है और ज़बान का ताल्लुक़ सकाफ़त से होता है, और तो ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन इससे आया। और फिर उसके अलावा इतना रिएक्शन आया कि मुस्लिम लीग जो है वो चेंज हो गई अवामी मुस्लिम लीग में, और अवामी मुस्लिम लीग जो है अवामी लीग में चेंज हो गई। और इसमें 3 शख्सियतें 23 जून 1949 को हुसैन शहीद सोहरवर्दी नंबर 1 और मौलाना भाषानी और शेख मुजीब जो जॉइंट सेक्रेटरी थे वो अवामी लीग के बन गए। तो अवामी लीग बनने की वजह वहीं से शुरू हो गई, जो लैंग्वेज यानी लैंग्वेज की बुनियाद पे। अब उसके बाद इसकी जो रेजिडेंट से ग्रीवेंसेस इतने बढ़ गए कि इलेक्शन जब हुआ 15 मई 1954 को, तो मुस्लिम लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई, और ये अगेंस्ट जगतू फ्रंट, जो कि यूनाइटेड फ्रंट कह सकते हैं, जिसमें फजलुल हक और उन्होंने ज्वाइन किया इनको, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मौलाना भाषानी और शेख मुजीब को। और रिज़ल्ट जो आया इसका 97% जगतू फ्रंट ने उनके फेवर में, यानी 223 सीट्स आउट ऑफ टोटल 309, यानी 3% जो है सिर्फ 3% मुस्लिम लीग को मिली। तो ये इतना सीरियस, इतना बड़ा रिएक्शन, इतना बड़ा बैकलैश हुआ, जो शुरू हुआ, कहानी शुरू हुई लैंग्वेज से, और लैंग्वेज से अब यहाँ तक पहुँची है। तो अब उसमें फिर उसके बाद ये हुआ कि 23 मई 1954 को गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद जो है इसने डिसमिस कर दिया असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, जबकि ऑलरेडी इस पे हलफ उठा चुके थे फजल हक जो हैं वो एज ए वज़ीर आला के तौर पर, और शेख मुजीब एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री के तौर पर। तो उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया, और उसमें एक जो इन्होंने बहाना बनाया जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने कि इनके ऊपर फजल हक के ऊपर कि वो गद्दारी में, यानी मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं।
और एक केस हुआ जिसमें आदमजी जूट मिल में 400 से 500 लोग जो हैं मारे गए, जिसमें बंगाली एंड नॉन बंगाली के दरमियान जो क्लैश हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी भी फजल हक पे डाल दी गई। तो ये फिर एक रेजेंटमेंट्स हुई, और इस रेजेंटमेंट्स और फिर इसको भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करते गए। वो अब आते हैं हम अय्यूब माशाल्लाह का दौर, 1958 से 1969 तक। 1956 में जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया, और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिसे कहते हैं जस्टिस मुनीर की, वो अप्लाई की गई, और माइट इज़ राइट करके फ़ौज ने हुकूमत पे इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। अय्यूब खान का माशाल्लाह आ गया। अब ये इतनी बड़ी रिजल्टमेंट्स थी कि बंगाली स्पीकिंग लोग जो हैं बराए नाम थे फ़ौज के अंदर, तो उनको अब इसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आई कि इक़्तिदार से तो बिल्कुल ही महरूम हो गए वो, क्योंकि उसमें फ़ौज में भी उनकी कोई नंबर्स नहीं थे उनके, तो उनके लिए यानी इसका दरवाज़ा बंद हो गया। और इसका रिएक्शन यह है कि वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में मुजाहरे, हड़ताल और वायलेंस बढ़ गया, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल अनरेस्ट अपने उरूज पे था। और उसके साथ ही अय्यूब खान ने 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा जिसको फिर उन्होंने अय्यूब खान ने जो है उसको सिकंदर मिर्ज़ा को भी गन पॉइंट के ऊपर लेके उसको चलता किया। और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि उस वक्त अय्यूब खान के साथ बरकी साहब थे जो कि रिज़ाइन की साइन लेने गए थे, वो खालू हैं आजकल एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा आप देखें 1962 में क्या हुआ, सदारती आइन बनाने की जो है साजिश इसने अय्यूब खान ने शुरू कर दी, जिसके ऊपर मोहम्मद इब्राहिम जो बंगाली स्पीकिंग थे वज़ीर क़ानून, उन्होंने जब ये कहा कि हम इसके लिए उन्होंने कहा कि सदारती आइन बनाने के लिए, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि इससे पाकिस्तान टूट जाएगा। और फिर उसके बाद अय्यूब खान ने इनको जस्टिस मुनीर को यूज़ करते गए, और साथ साथ जब वहाँ डिस्टर्बेंस या हालात बहुत ख़राब होने लगे उसको कुचलने के लिए ईस्ट पाकिस्तान को, तो उन्होंने अय्यूब खान ने जस्टिस मुनीर को भेजा मुज़ाकरात करने के लिए। रमीज़ुद्दीन उस वक्त मिनिस्टर थे बंगाली, और उनसे कहा कि इनसे किसी तरह जान छुड़ाओ और इनसे बात करो कि तुम, तो वो जब गए और उन्होंने जाकर रमीज़ुद्दीन से जब ये बात किया कि आप जो है आप हमें मतलब है या तो आप कॉन्फेडरेशन पे आ जाएं और या हमसे अलहदा हो जाएं, तो उस पर रमीज़ुद्दीन कहते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो कहते हैं कि कितने परसेंटेज हैं हम, तो उस पर जस्टिस मुनीर ने कहा 56%। तो पाकिस्तान तो हम वी आर इन द मेजॉरिटी, वी आर पाकिस्तान, जाना है तो तुम अलग हो जाओ, ये रमीज़ुद्दीन ने कहा। लेकिन बात वही है कि ये उस वक्त भी जस्टिस मुनीर और अय्यूब खान मिलिट्री मिल करके 1962 में ही अय्यूब खान ने पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा बना लिया था। यानी ये सूरत हाल उस वक्त भी थी। और अय्यूब खान के मुतालिक तो उनके बड़े दूसरे एक भाई हैं जो अपोजिशन में थे, वो ये कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बड़ा मशहूर शेर है। सदारती निज़ाम का जो रद्द अमल है वो इतना ज़्यादा आया कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो 13 महीने सिर्फ वज़ीर आज़म रहे थे, उन्होंने और तहरीक पाकिस्तान के रूह रवा थे। अगर हम फाउंडर मोहम्मद अली जिन्नाह को कहते हैं और तो हम उनको फाउंडर्स में कह सकते हैं, जो उनकी काविशें और उनकी जो लेकिन उनके साथ क्या हुआ, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसी वक्त नारे लगना शुरू हो गए। तो उस बैरिस्टर शाहदा होती हैं जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी की नवासी होती हैं, वो यही बताती हैं कि इसी दौरान हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो बैरूत गए और उनकी मौत जो है बड़ी पुरअसरार मौत हुई। और फिर जब वो आए तो उसके बाद उन्होंने इजाज़त चाहा कि पाकिस्तान में उनको दफनाया जाए, जो कि अय्यूब खान ने इजाज़त नहीं दी। और इन चीज़ों ने शेख मुजीब के जो अलहदगी की तहरीक है
वो और मजबूत होती गई। और कहते हैं कि उसी के बाद से यानी खुफिया तौर पर शेख मुजीब ने भारत से ताल्लुक़ कनेक्ट होना शुरू कर दिया, ये कहते हैं। 1965, फिर उसके बाद अब आ जाएं 1965। 1965 में सदारती इलेक्शन हुआ जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं वो अगेंस्ट अयूब खान के ढाका और कराची में तो जीत गई, बाकी जगह उनको धांधली के ज़रिए अयूब खान ने हरवा दिया। और ढाका में पोलिंग एजेंट जो मेन थे शेख मुजीब थे। अब ये शेख मुजीब को ये भी देख के इतनी रिजेंटमेंट्स हुई और वो मायूसी और महरूमी में चले गए और इसका असर भी बहुत बुरा असर पड़ा। और उसके बाद 1966 में इसी का रिएक्शन आया जो 6 नुकात की शक्ल में आया, ऑटोनॉमी के लिए शेख मुजीब ने पेश कर दिया। और फिर उसके बाद 1968 पे हम आ जाते हैं। अयूब खान ने अगरतला की साजिश का खेल खेला शेख मुजीब के ख़िलाफ़, जो कि कोर्ट में साबित तक नहीं हो सका। तो ये कहानी अब तक 1968 तक मैंने बताया है। और उसके बाद 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान में जबकि 138 सीट थी और ईस्ट पाकिस्तान में 162, टोटल 300 सीट्स। अवामी लीग ने 162 में से 160 सीट्स लिए। भुट्टो ने 81 सीट्स लिए 138 में। लेकिन यहिया और भुट्टो ने उनकी इस जीत को, उनकी इस विक्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया और 6 नुकात का बहाना बना करके और असेंबली कॉल नहीं की, नेशनल असेंबली। और जो हक़ इनका बनता था शेख मुजीब का कि वो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के होते पहले इलेक्शन में, वो नहीं होने दिया। उसके बजाय ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गए। अब ये कहानी यहाँ तक। और फिर उसके बाद क्या क्या होता है उसके बाद तो यानी 21 मार्च में को जो ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो जाता है और इसी दौरान जनरल ज़ियाउर रहमान जो हैं उन्होंने रेडियो से ये ऐलान कर दिया आज़ादी के लिए। और जनरल जंजुआ और कुछ फ़ौजियों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो पहली आज़ादी जो है वो सियासी नहीं बल्कि फ़ौजी बगावत से हुई है। लेकिन बांग्लादेश बहुत सारे वाक़यात के बाद, बहुत सारे क़त्ल आम के बाद 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ। अब मैं आता हूँ सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे, तज्ज़िया और हैरानकुन इंकशाफात एंड वे फॉरवर्ड एडवाइजेस। ये मेरे अगले पार्ट में आप देखेंगे।